हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुप्त काल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, वह शासक जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन माना जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना मिलता है अजंता चित्रकारी से, यानी अजंता की गुफाओं से मिलता है। ठीक है। अगला है, दूसरे चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा है कि कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। कौन था? फाहियान। अगला है, वह शासक जिसके दरबारी कवि हरिशेठ थे। तो हरिशेठ किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी थे। धनवंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी धनवंतरी जो है ये चिकित्सक थे। ठीक है। अगला है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका थी कौन? प्रभावती गुप्ता। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की। ठीक है, यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति, उस पर किसका उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है, भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया किसने? आर्यभट्ट ने। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है कौन? वराहमिहिर। नेक्स्ट है, भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य डैश प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत की कृति है किसकी है? कालिदास की मेघदूत है। ठीक है। अगला है, प्रशस्ति में डैश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं। तो किस प्रशस्ति में? गुप्त वंश। ठीक है, प्रशस्ति में गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से डैश एक अच्छा वीणा वादक भी था कौन? समुद्रगुप्त था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डैश युग को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। किस युग को कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। ओके। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो कि भारतीय शासक थे। अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली थी किसने? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। कहाँ पे? मगध में। नेक्स्ट है, डैश नगर गुप्त वंश की राजधानी थी। तो कौन सा नगर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो थी वो गुप्त वंश की राजधानी थी। अगला है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे कौन? श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान चीन डैश यात्री ने भारत भ्रमण किया कौन? फाहियान था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था 390 ईस्वी में। ठीक है, 390 ईस्वी में किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक कर लिया था। ठीक है। अगला है, भीतरी स्तंभ शिलालेख। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो संबंधित है किससे? स्कंदगुप्त से। ठीक है। अगला है, मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कौन? कुमारगुप्त की। अगला है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं कौन सी हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं। अगला है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। रजत सिक्के में चांदी के सिक्के, अभी हमने पहले भी पढ़ा था इसको। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है कौन? समुद्रगुप्त। शक विजेता जाना जाता है किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला है, गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की। तो हूणों पर विजय प्राप्त किसने की? स्कंदगुप्त ने। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है क्या? दिनार कहा जाता है। अगला, 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, यानी किस काल से रिलेटेड है? तो गुप्त काल से रिलेटेड है। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली बुद्ध की प्रतिमा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। तो गुप्तों के वंश को जो है स्वर्णयुग कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ कौन था? गुप्त। भाग और बलि थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्व के स्रोत थे भाग एवं बलि। नेक्स्ट है, अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है कौन सी? दिनार है। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है क्या? सांख्य है। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक है कौन? पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने, गौतम ऋषि। नेक्स्ट है, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण है कौन सा? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, यानी आस्तिक जो है वो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं और नास्तिक जो है वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं।
अगला है काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? शंकर देव ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कामरूप कहाँ है? असम में है। अगला है बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं कौन? भास्कर। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक का नायक था कौन? अग्निमित्र था। नेक्स्ट है कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया किसने? याज्ञवल्क्य ने। नेक्स्ट है दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था किसने? नारद मुनि ने। नेक्स्ट है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था किस बंदरगाह से? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख ही है, संदर्भ प्राप्त होता है एरड़ अभिलेख से। नेक्स्ट है कुमार गुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है, कौन सी श्रेणी का? रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है। नेक्स्ट है चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का लेख मिलता है। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है कौन था? समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी किसके द्वारा? कुमारगुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी 5वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय डैश को दिया जाता है किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट है वाकाटक वंश का सीधा संबंध से था किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से था। नेक्स्ट है वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैश की बेटी थी किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी कौन? प्रभावती गुप्त और कुबेर नागा। नेक्स्ट है डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था कौन? ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट है गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति का संबंध किससे था? तो भुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? एक प्रांत से है, यानी भुक्ति क्या था? एक प्रांत था। नेक्स्ट है गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विथि। विथि शब्द किसको संदर्भित करता है? विथि का मतलब क्या था? प्रशासनिक इकाई होती थी विथि। नेक्स्ट है गुप्त शासक डैश ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था, तो लिच्छवी वंश की कन्या से विवाह किसने किया था? किससे? गुप्त शासक ने चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच डैश ने भारत पर शासन किया किसने? गुप्त राजवंश ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था कौन? समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी, तो महाराजा अधिराज की पदवी किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था, तो कौन सा था? हलिव कर। ओके, अगला है चीनी यात्री शुन युन भारत आया था 518 ईस्वी में। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री डैश थे कौन? सुंग युन थे। ठीक है, 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री कौन थे? सुंग युन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।